सोचो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो तुम्हारी बॉडी के साथ अटैच होते ही तुम्हें इंसान से कुछ और ही बना दे, तुम्हारे स्ट्रेंथ को कई गुना ज्यादा बढ़ा दे, सेकंड्स में घाव भर दे, अपनी बॉडी से वेपन बना ले और अगर चाहे तो तुम्हारे दिमाग को भी कंट्रोल कर ले। मार्वल का वेनम हमें सिर्फ एक फिक्शनल मॉन्स्टर लगता है, लेकिन अगर मैं तुमसे बताऊं कि नेचर में ऐसे ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जो दूसरे जीवों के दिमाग को हाईजैक कर देते हैं, उनकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं और उन्हें लिटरली ज़ॉम्बीज बना देते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वेनम जैसा सिम्बियोट सिर्फ मार्वल की इमेजिनेशन है या फिर साइंस के हिसाब से ऐसा ऑर्गेनिज्म कभी इवॉल्व भी हो सकता है या नहीं। ये सिर्फ अपने होस्ट के ऊपर चिपकता नहीं है, बल्कि उसके पूरे नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है। होस्ट की मसल्स, रिफ्लेक्सेस, सेंसेस को इनहेंस कर देता है, उसके थॉट्स को फील कर सकता है और दोनों मिलकर एक नया ऑर्गेनिज्म जैसा बिहेव करते हैं। इसी वजह से जब एडी ब्रॉक और वेनम एक साथ होते हैं तो वो सिर्फ एक इंसान और एक एलियन नहीं रहते, बल्कि एक पावरफुल बायोलॉजिकल पार्टनरशिप बन जाते हैं। मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग वेनम का जन्म अर्थ पर नहीं हुआ, ये आया था एक एलियन प्लेनेट से जिसका नाम था क्लिंटार, जहां उसके पूरी स्पीशीज रहती थी और इन्हें कलेक्टिवली सिम्बियोट कहा जाता है। कॉमिक्स के लोर में इनका कनेक्शन एक एंशिएंट कॉस्मिक एंटिटी से है, एक ऐसी एंटिटी जो यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस से भी पहले से एग्जिस्ट कर रही है, जिसका नाम है नल। इसी नन में इन सिम्बियोट्स को एक लिविंग वेपन की तरह क्रिएट किया था, लेकिन टाइम के साथ कई सिम्बियोट्स ने अपनी अलग आइडेंटिटी बना ली। जब वेनम अर्थ पर आया तो उसने सबसे पहले स्पाइडरमैन को अपना होस्ट बनाया। वेनम ने एडी ब्रॉक के साथ एक परमानेंट बॉन्ड बना लिया और इसी वजह से वेनम के पास स्पाइडरमैन जैसी एबिलिटीज भी आ गई। अगर हम वेनम की एबिलिटीज को देखें तो वो किसी ऑर्डिनरी एलियन ऑर्गेनिज्म से कहीं ज्यादा एडवांस है। सबसे पहले आती है उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जो अपने होस्ट की फिजिकल पावर को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग वेनम की स्ट्रेंथ स्पाइडरमैन से भी ज्यादा है, जो रफली 100 to 200 टन है। फिर आती है उसकी रैपिड हीलिंग, जो कि सीरियसली डेडपूल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहां वो भयानक इंजरीज को भी सेकंड्स में हील कर सकता है। इस सीन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि वेनम की हीलिंग फैक्टर डेडपूल से भी कई गुना ज्यादा फास्ट है। उसकी सबसे आइकॉनिक एबिलिटी है उसके शेप शिफ्टिंग, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना, ब्लेड्स, शील्ड्स, टेंटिकल्स या दूसरे वेपन्स में बदल देना। वेनम अपनी बॉडी का टेक्सचर और अपनी अपीयरेंस को भी इंस्टेंटली चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से वो कैमोफ्लाज और डिस्गाइज भी क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा उसके पास स्पाइडरमैन जैसी ऑर्गेनिक वेब्स भी हैं। वो अपने होस्ट की मेमोरीज और इमोशंस को एक्सेस कर सकता है और अलग अलग होस्ट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जरूरत पड़ने पर वेनम अपने होस्ट से अलग होकर इंडिपेंडेंटली भी सर्वाइव कर सकता है। मतलब ये सिर्फ एक पैरासाइट नहीं, बल्कि एक हाईली इंटेलिजेंट, सेल्फ अवेयर और इनक्रेडिबली एडेप्टिव लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये फंगस एक चींटी की बॉडी के अंदर घुस जाता है और धीरे धीरे उसके नर्वस सिस्टम को हाईजैक कर देता है। फिर वो चींटी को उसकी मर्जी के खिलाफ ऊंची जगह पर चढ़ने पर मजबूर कर देता है, जहां पहुंचते ही फंगस उसे मार देता है और उसकी बॉडी से नए स्पोर्स रिलीज करता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल वेनम की तरह तो नहीं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के सरप्राइजिंगली क्लोज जरूर है। दूसरा सबसे बिजार ऑर्गेनिज्म है ल्यूकोक्लोरिडियम पैराडॉक्सम। ये एक ऐसा पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म है जो स्नेल्स के अंदर घुसकर उनकी आई स्टॉक तक पहुंच जाता है और उन्हें ब्राइट और कलरफुल टेंटिकल्स में बदल देता है। इसके बाद पैरासाइट स्नेल के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है, जैसे वह खुद को छुपाने की जगह खुली जगहों पर ले जाता है। बर्ड्स फ्लैशी आई स्टॉक को देखकर अटैक करती है और पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। एक और बहुत ही अजीबोगरीब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे कहते हैं टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट जो चूहों के दिमाग को इफेक्ट करता है। नॉर्मली चूहे कैट से बहुत डरते हैं, लेकिन इन्फेक्शन के बाद उनका फियर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। इसी वजह से वो कैट्स के पास चले जाते हैं और कैट्स उन्हें खा जाती है, जिसकी वजह से पैरासाइट चूहों के थ्रू कैट्स के अंदर चला जाता है और अपना साइकिल कंप्लीट करता है। और कुछ स्टडीज ने यह भी सजेस्ट किया है कि ये पैरासाइट ह्यूमंस के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो सवाल ये है, क्या एक इंटेलिजेंट सिम्बियोट कभी इवॉल्व हो सकता है? चलो इसे प्योर साइंस की नजर से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होस्ट कंट्रोल की। जैसे हमने ज़ॉम्बी फंगस और पैरासाइट में देखा, नेचर ऑलरेडी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को मैनिपुलेट करती है। अगर कोई हाईली एडवांस ऑर्गेनिज्म ह्यूमन नर्वस सिस्टम के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सके तो थ्योरेटिकली वो कुछ सिग्नल्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन पूरे दिमाग को परफेक्टली कंट्रोल करना बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के नेटवर्क की वजह से आज की बायोलॉजी के हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है। अब बात करते हैं सुपर स्ट्रेंथ की। हमारे मसल्स नॉर्मली अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम करते ही नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन हमें खुद से बचाता है। एक्सट्रीम सिचुएशन में एड्रेनलिन टेम्पररी स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है। अगर कोई सिम्बियोट मसल्स को ऑप्टिमाइज करे, आर्टिफिशियल मसल फाइबर ऐड करे या फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव करे, तो कुछ लेवल तक फिजिकल एनहांसमेंट थ्योरेटिकली पॉसिबल हो सकती है। लेकिन वेनम जैसी स्ट्रेंथ शो करता है, वैसे बिल्कुल नहीं। वेनम की रैपिड हीलिंग भी कंप्लीटली फिक्शनल नहीं है। नेचर में एक्सेलरेटर जैसे एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं
जो अपने नेम्स को रीजनरेट कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को रीजनरेट कर सकते हैं। हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स कंटिन्यूसली टिश्यू रिपेयर करते रहते हैं। अगर फ्यूचर में रीजनरेटिव बायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत इंप्रूव हो जाए तो हीलिंग स्पीड को इंप्रूव किया जा सकता है। लेकिन सेकंड्स के अंदर बुलेट्स के वुंड्स को हील कर देना या पूरी बॉडी के पार्ट्स को इंस्टेंटली रीजनरेट कर देना, उसके लिए बायोलॉजी के पास अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है। और फाइनली लिविंग सूट का कॉन्सेप्ट, सरप्राइजिंगली ये सबसे रियलिस्टिक आइडियाज में से एक हो सकता है। इमेजिन करो बिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एक कॉलोनी की तरह काम कर रहे हो। वो तुम्हारी स्किन के ऊपर एक बायोलॉजिकल लेयर बना सकते हैं, इंजरीज डिटेक्ट कर सकते हैं, टॉक्सिन्स रिमूव कर सकते हैं और मसल्स को सपोर्ट भी कर सकते हैं। शायद वो वैनम की तरह तो नहीं दिखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के लेवल पर ये रियल साइंस के सबसे करीब पॉसिबिलिटी